वो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम बुक्स और कुछ बरियल साइट्स के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी किताबें हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, कौन कौन सी बरियल साइट्स हैं, चलिए जानते हैं। इस बार इस पैराग्राफ में हम देखते हैं वेदों के बारे में। भारतीय संस्कृति में वेद जो लिखे गए हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम जानते हैं कि 4 तरीके के वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें से सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे पुराना ऋग्वेद है जो कि 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। ऋग्वेद हज़ारों हाइम्स हैं जिसे सुक्तास कहते हैं। सुक्तास का लिटरल मीनिंग होता है वेल सेड, बहुत अच्छा कहा। इसे आमतौर पर ऋषि मुनि कंपोज करते थे। अब भाषा के बारे में जानते हैं। संस्कृत मदर लैंग्वेज है, बहुत सारी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की मदर लैंग्वेज है। इससे जैसे कि जो इंडियन भाषाएं हैं, आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, ये डिराइव हुई है पर्शियन लैंग्वेज। जो यूरोपियन लैंग्वेज है, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, ये सब संस्कृत भाषा से ही डिराइव हुई है। इसका एक प्रूफ हम कह सकते हैं कि जैसे संस्कृत में मदर को मातृ कहा जाता है और हिंदी में मदर को माँ कहा जाता है और इंग्लिश में मदर को मदर ही कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मातृ से मिलते जुलते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि संस्कृत ही हिंदी और इंग्लिश की पेरेंट लैंग्वेज है। दूसरी ओर भारत में साउथ की तरफ तमिल लैंग्वेज एक अलग फैमिली है जो कि संस्कृत से थोड़ी अलग, थोड़ी क्या बहुत ही अलग है, जिससे हम तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब देखते हैं हिस्टोरियन ऋग्वेद को कैसे स्टडी करते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में देखा गया है कुछ डायलॉग के माध्यम से कुछ बातें कही गई हैं। एक फेमस डायलॉग है विश्वामित्र और नदी के बीच में, ब्यास और सतलज के बारे में विश्वामित्र कुछ कहते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कैटल, हॉर्स एंड कैरियट, इनकी इम्पोर्टेंस जानते हैं। कैटल मतलब मवेशी। कहा जाता है पुराने ज़माने में मवेशियों के लिए ही लड़ाई होती थी, गायों के लिए। जैसा कि हॉर्स लड़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कैरियट्स को ढोते हैं और उसको लेके चलते हैं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए लड़ी गई, कुछ लड़ाइयाँ लोगों को पकड़ने के लिए लड़ी गई और उनको दास बना के रखने के लिए। जीती हुई ज़मीन, जीते हुए लोग और जीते हुए कैटल कुछ प्रीस्ट को दे दिए जाते थे, कुछ यज्ञ में सैक्रिफाइस कर दिए जाते थे। इस तरीके से जीता हुआ सामान डिस्ट्रीब्यूट होता था। ऋग्वेद में हमें ये पता चलता है कि कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, हर तरीके के आदमी वॉर में पार्ट लेते थे। वर्ड डिस्क्राइब पीपल, जैसे कि कुछ शब्द कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि ब्राह्मण है, जो पढ़े लिखे बुज़ुर्गों को कहा जाता था, जो सारा ज्ञान रखते थे। कुछ राजा हैं, जैसे आर्यंस जब भारत में आए, उन्होंने जो अपोनेंट थे उनके, उन्हें दासास कहा, दस्यु, जो बाद में यूज़ किया गया स्लेव्स के लिए। स्लेव वो लोग होते थे, औरत और आदमी, जो एक प्रॉपर्टी की तरह उनको ट्रेड किया जाता था, बेचा खरीदा जाता था और उनसे जो मन चाहा काम वो करवाना चाहे मालिक उससे करवाता था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एक साइट है जहाँ पे एक पेट होल दिया हुआ है एंट्रेंस के लिए। ये क्या है? ये एक बरियल साइट है जिसमें एंट्रेंस के लिए जगह दी हुई है। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं, पर एक पेट होल के साथ एक बरियल साइट बड़ी स्ट्रेंज थिंग है। कुछ और सामान मिला है, जैसे ये डैगर है और ये हॉर्स इक्विपमेंट, जैसे ये एक हॉर्स किसी तरीके का इक्विपमेंट है। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, जो
हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस है वो आज भी हमें दिखाई देते हैं, बट उस समय जब शुरुआत हुई थी तब सोशल डिफरेंसेस की जो शुरुआत हुई थी वो आर्कियोलॉजिस्ट समझते हैं कि जो बरियल में चीज़ें मिली हैं, जैसे किसी के पेट्रोल में कुछ सोने के और चांदी के गहने मिले हैं, तो वो एक लेडी है या वो बहुत अमीर आदमी है, या किसी के बरियल साइट में कुछ छोटे मोटे बर्तन या फिर कुछ ऐसा मिला है तो बहुत गरीब आदमी है। इस तरीके से अंदाज़ा लगाते थे हिस्टोरियन। ब्रह्मगिरी में एक बरियल साइट मिली है जिसमें 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स और 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं। इस तरीके से वो अंदाज़ा लगाते हैं हिस्टोरियन कि ये बहुत अमीर घराने से होंगी। जैसे कि कुछ फैमिली को एक साथ बरी किया जाता था, हो सकता है कि वो एक ही फैमिली के लोग हो तो एक ही बरियल में उन्हें सबको दफना दिया गया, 1 2 3 4 कितने भी लोग हो सकते हैं। ये थ्योरी पढ़ना बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जानना इम्पोर्टेंट है। आप सुनते रहिए बस, ये पैराग्राफ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए। जो स्केलेटन स्टडीज़ हैं वो हमें क्या बताती हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि एक औरत और आदमी के बीच के जो स्केलेटन है उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर फिर भी हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो हिप और पेल्विक एरिया होता है वुमेन का वो जनरली लार्ज होता है। तो हम एक ब्रॉडर आइडिया ले सकते हैं कि वो स्केलेटन वुमेन का है या मैन का है। जैसे कि चरक जो हमारे इतिहास में एक बहुत बड़े डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, चरक संहिता लिखी थी उन्होंने आज से 2000 साल पहले। उन्होंने ये कहा था कि 360 हड्डियां होती हैं इंसानी शरीर में, जो कि आज के जो मॉडर्न डे जो आज का नंबर है, नंबर ऑफ बोन्स का, उससे बहुत ज़्यादा है। तो कुछ अंदाज़ा इस तरीके से लगाया गया होगा कि चरक ने दांतों को भी काउंट किया होगा, जॉइंट्स को भी काउंट किया होगा, कार्टिलेज भी काउंट कर लिए होंगे, तब जाके ये नंबर आया, हो सकता है। ऑक्यूपेशन ही नाम गाँव, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एल्सवेयर 3500 साल पहले चाइना में एक हड्डियों पे कुछ लिखावट मिली, तो हिस्टोरियन ने ये अंदाज़ा लगाया कि अंदाज़ा क्या लगाया, ये एक सच्ची कहानी है कि उन हड्डियों पे जो लिखे जाते थे वो फॉर्च्यून होते थे, उन्हें ओरेकल बोन्स कहा जाता था। इसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता था। राजा महाराजा जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो ये जानना चाहते थे कि वो लड़ाई जीतने वाले हैं या नहीं जीतने वाले। जो फॉर्च्यून टेलर होते थे वो हड्डियों में कुछ लिख के उसे आग में डाल देते थे, और आग में जाने के बाद उन हड्डियों में क्रैक्स पड़ते थे। तो क्रैक आने के बाद उन हड्डियों को देख के फॉर्च्यून टेलर उसे फ्यूचर बता देता था। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई साइंस नहीं है कि वो सही बताए या गलत बताए, कभी कभी गलत भी हो जाती थी। तो चैप्टर 4 में बस इतना ही।